हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों को एफके मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है फरमान खान और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बन्नू में एचवीएसी लेक्चरर हूँ, यानी एचवीएसी को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अल उमर रेफ्रिजरेशन एंड एचवीएसी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में बतौर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर अपने यूट्यूब और फेसबुक व्यूवर्स के लिए वीडियोस भी बनाता हूं, जिससे हमारे व्यूवर्स को एचवीएसी फील्ड में टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहता है। आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं। लिहाजा अगर आप लोगों को एचवीएसी रिलेटेड कोई भी ऐसा फॉल्ट सामने आता है और आपको उसकी समझ ना आती हो तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर उस फॉल्ट की फ़ोटो या वीडियो बनाकर भेजकर उसकी ऑनलाइन सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने R600 रेफ्रिजरेंट गैस के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताना है, क्योंकि इस गैस के बारे में हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा है कि इस गैस को रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत से प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। कभी रेफ्रिजरेटर चोक हो जाता है, कभी कभार रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर जाता है और हमसे इसकी सेटिंग अच्छी तरह से नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स के लिए जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से सर्टिफाइड नहीं है और उनके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो हम उन्हीं के लिए आसान अल्फाज में और आसान टेक्निकल इंफॉर्मेशन को लेकर उनको समझाने वाले हैं ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस बनाते हुए हमें काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते जाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो R134A का रेफ्रिजरेंट गैस है, जिसको हम पिछले काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी और एक सेफ़ रेफ्रिजरेंट गैस है और इसको लेकर इसको हैंडल करना और इसको डील करना भी बहुत आसान है किसी भी टेक्नीशियन या मैकेनिक के लिए। लेकिन चूंकि ये गैस खारिज करने से माहौल पर एक बहुत बुरा असर डालता है, इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी माहौलियाती इदारे हैं उन्होंने इस गैस को आगे बैन करने का फ़ैसला किया है और अभी ये तकरीबन 4, 5, 6 साल के बाद ये मुकम्मल तौर पर बैन हो जाएगा। जिसके मुतबादिल कुछ दीगर रेफ्रिजरेंट गैसें जो कि अभी लॉन्च होने वाले हैं और कुछ गैसें जो हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं, जिसमें R600A और R290 वगैरह शामिल है। तो चूंकि आने वाले दौर में यही R600 और R290 इस्तेमाल होंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। R600A जो है ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका कीमियाई नाम आइसोब्यूटेन है और इसका कीमियाई फार्मूला C4H10 है, जिसका मतलब कि इसमें कार्बन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 10 एटम शामिल हैं। और रेफ्रिजरेंट ग्रुप्स में इसका ताल्लुक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के साथ है, जिसमें शामिल तमाम जितने भी गैसेस आते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स शामिल होते हैं। इस गैस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसको जितना मर्ज़ी इसको हवा में खारिज करते जाएं, इसका माहौल पे कोई किसी किस्म का भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला। चूँकि R600A के गैस और R134A के गैस के खसूसियात के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए इन दोनों को डील करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। R134A वाले रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर और इवापोरेटर के फ्लशिंग के लिए अक्सर जितने भी मैकेनिक और टेक्नीशियंस हैं वो ज़्यादातर पेट्रोल, थिनर और सीटीसी को यूज़ करते हैं, जो कि यूनिट के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पर नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर सीटीसी से कुछ हद तक आप काम चला सकते हैं। लेकिन R600A के रेफ्रिजरेटर में आपने कोई भी इसी किस्म की चीज़ जैसे पेट्रोल, थिनर या सीटीसी वगैरह को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ नाइट्रोजन गैस को ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें एवापोरेटर और कंडेंसर के ट्यूबों के अंदर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा जम चुका हो, तो उसको निकालने के लिए आप थोड़ी सी हद तक सीटीसी उसमें भर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश करना पड़ेगा ताकि अच्छे से सीटीसी, ऑयल और मॉइस्चर निकल जाए। इसी तरह जो R134A वाले रेफ्रिजरेटर है उनको वैक्यूम करने के लिए हम आम छोटे साइज़ के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को यूज़ करते हैं और उससे हम इसकी वैक्यूम करते हैं। लेकिन R600A के
रेफ्रिजरेटर के लिए आपको प्रॉपर वैक्यूम पंप को यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर वैक्यूम पंप जो होता है वो बिल्कुल डीप वैक्यूम करता है और आरजीएस वाले रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल डीप वैक्यूम करना चाहिए। डीप वैक्यूम ना होने की सूरत में इस चीज़ का इम्कान पैदा हो जाता है कि रेफ्रिजरेटर के ट्यूबों के अंदर कुछ मकदार की हवा रह जाती है, और फिर जब आप R601 की गैस इसमें चार्ज करेंगे तो वो हवा और R601 का जब मिलाप होता है तो वो कूलिंग इफ़िशियंसी पर असरानंदाज होता है। अब R601 के रेफ्रिजरेटर को अच्छी तरह से वैक्यूम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है R601 का गैस चार्जिंग। R601 गैस को चार्ज करने के लिए R601 का लो प्रेशर गेज ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप ये लो प्रेशर गेज देख रहे हैं, इसमें R601 का एक अपना स्केल होता है। ये वाला रीडिंग प्रेशर में PSI को शो कर रहा है, जबकि इस येलो कलर वाला जो स्केल है ये R601 का टेम्परेचर लाइन शो कर रहा है। जब गेज के पॉइंटर से R601 गैस का प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, उसी के सीध में R601 गैस का टेम्परेचर भी मॉनिटर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर R601 गैस का प्रेशर 50 psi हो तो गेज के मुताबिक इसका टेम्परेचर तकरीबन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और अगर इसी गैस का प्रेशर 50 psi से बढ़कर 125 psi तक हो जाता है तो गेज के मुताबिक R601 का टेम्परेचर भी बढ़ के 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। तो एक तरह से ये गेज PT चार्ट की तरह R601 का प्रेशर और टेम्परेचर में कंपैरिजन शो करता है। अब जब R601 गैस को रेफ्रिजरेटर में चार्ज करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सक्शन प्रेशर तकरीबन -5 इंच ऑफ मरकरी से -10 इंच ऑफ मरकरी तक रखा जाता है, और -5 या -10 इंच ऑफ मरकरी ये अंडर वैक्यूम प्रेशर होता है, यानी 0 psi से नीचे होता है। तो अब जब आप R601 वाले रेफ्रिजरेटर का सक्शन प्रेशर इस गेज के मुताबिक तकरीबन -5 या -10 इंच ऑफ मरकरी तक रखेंगे तो इस प्रेशर पर R601 का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर तकरीबन -5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बरकरार रहता है, और -5 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में -20 डिग्री सी के बराबर होता है। अगर आप इवापोरेटर में -15 डिग्री सी तक का टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो आपको सक्शन प्रेशर -5 इंच ऑफ मरकरी तक रखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टेक्नीशियन और मैकेनिक हजरात ये मिस्टेक करते हैं कि सक्शन प्रेशर को 0 psi तक एडजस्ट करते हैं। अगर आप इसको 0 psi तक एडजस्ट करेंगे तो इवापोरेटर में गैस का टेम्परेचर बढ़ता हुआ तकरीबन 5 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ेगा, और इवापोरेटर स्पेस में तकरीबन 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बरकरार रहेगा, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में तकरीबन -12 डिग्री सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो आप R601 का सक्शन प्रेशर गेज पर बढ़ाते रहेंगे, साथ साथ इवापोरेटर में गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसका मतलब कि कम कूलिंग पैदा होगा। तो ये बात नोट करें कि R601 वाला गैस 0 psi के नीचे यानी वैक्यूम में चार्ज होगा। अब आते हैं R601 के कुछ अच्छे फीचर्स जो कि R134A के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले जो अच्छी फ़ीचर है R601 के अंदर वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि R134A से ज़्यादा है। R600 का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 5.12, जबकि R134A का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 4.62। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि किसी रेफ्रिजरेटर के इवापोरेटर स्पेस के अंदर कूलिंग इफेक्ट का पैदा होना, जबकि इसके बदले कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल पावर खर्च करना। इन दोनों की निस्बत को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब चूंकि R601 का जो रेफ्रिजरेटर है उसमें इवापोरेटर स्पेस के अंदर ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जबकि उसके बदले कंप्रेसर जो है वो कम इलेक्ट्रिकल पावर खर्च करता है, इसलिए इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है R134A की निस्बत। R601 की दूसरी अच्छी फीचर इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर है। R601 का क्रिटिकल टेम्परेचर 135 डिग्री सी, जबकि R134A का क्रिटिकल टेम्परेचर 101 डिग्री सी है। R134A के रेफ्रिजरेटर में जब कंडेंसर के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इस दौरान कंडेंसर अपना काम छोड़ जाता है, जिससे पूरा रेफ्रिजरेटर काम छोड़ जाता है। जबकि R600A में यही फीचर 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी अगर R601 के रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर के अंदर
गैस का टेम्परेचर 135 डिग्री सी तक पहुंच जाता है तो इस दौरान कंडेंसर अपना काम छोड़ जाता है, जिससे पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर भी काम छोड़ जाता है। तो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। R601 की तीसरी अच्छी फीचर इसका मास फ्लो रेट है। R601 का मास फ्लो रेट R134A से काफ़ी कम होता है, यानी R601 का कंप्रेसर बहुत थोड़ी सी मकदार में सक्शन लाइन से गैस खींचता है और कंप्रेसर अपने अंदर से गुजारकर डिस्चार्ज लाइन से खारिज करता है। तो इस वजह से R601 रेफ्रिजरेटर में बहुत थोड़ी सी मकदार में यानी 50 से 80 ग्राम तक का गैस चार्ज किया जाता है, जो कि कॉस्ट के लिहाज से बहुत सस्ता पड़ता है। R601 की चौथी अच्छी फीचर ये है कि इसकी कम इलेक्ट्रिकल पावर खर्च की वजह से बिजली का बिल बहुत कम आता है, क्योंकि गैस का मास फ्लो रेट काफ़ी कम होने की वजह से कंप्रेसर बहुत कम वर्क करता है। अब जहाँ पर ये सारे अच्छे फीचर्स R601 में पाए जाते हैं, तो वहीं पे इसमें कुछ बुरे फीचर भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे काम के लिहाज से ख़तरनाक भी हो सकते हैं। R601 की सबसे बुरी फीचर फ्लेमेबिलिटी है और फ्लेमेबिलिटी के लिहाज से ये A3 क्लास में पाया जाता है। A3 क्लास के रेफ्रिजरेंट्स वो रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ आग पकड़ने वाले हैं। इसलिए इस गैस को उन जगहों में यूज़ ना किया जाए जहाँ पर आग लगने का अंदेशा हो, मसलन किचन में। R601 की जो दूसरी सबसे बुरी फीचर है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, जो कि दूसरे गैसों की निस्बत काफ़ी कम है। इसकी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 460 डिग्री से है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये वो टेम्परेचर है कि जिस पर कोई गैस पहुंचकर वो खुद ब खुद ही आग पकड़ लेता है। तो किसी गैस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ही फ़ायदेमंद होता है। R601 की जो तीसरी बुरी फीचर है वो ये है कि अगर ये किसी बंद जगह या तंग जगह में खारिज किया जाए तो ये हवा के साथ एक ख़ास रेशियो से मिलकर धमाका कर सकने की सलाहियत रखता है। और साथ ही साथ चूंकि ये हवा से भारी होता है तो ये कमरे के निचले वाले हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता फैल कर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पैदा होने देता है, और जब ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है तो वहाँ पर दम घुटने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पर शामिल करेंगे कुछ व्यूअर्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या हम R601 के सेटअप को R134A के सेटअप में और R134A के सेटअप को हम R601 के सेटअप में तब्दील कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर आपने R134A के सेटअप को R601 के सेटअप में तब्दील करना हो तो आप सबसे पहले रेफ्रिजरेटर से R134 वाला कंप्रेसर उतार दें और उसकी जगह दूसरा कंप्रेसर R600A वाला इसमें फिट कर दें और फिर R601 का गैस चार्ज कर दें। तो यही एक ही सूरत हो सकता है, लेकिन आपको इस सूरत में कंप्रेसर का ऑयल चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको कंप्रेसर के अंदर मिनरल ऑयल या हल्की बेंजीन ऑयल या इन दोनों का मिक्सचर सेमी सिंथेटिक ऑयल को चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा चंद व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम डायरेक्टली R134A के कंप्रेसर में R601 का गैस चार्ज कर सकते हैं या R601 के कंप्रेसर में R134A का गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखने वाली गैसें हैं। R134A गैस R601 गैस की निस्बत ज़्यादा सक्शन प्रेशर और ज़्यादा डिस्चार्ज प्रेशर पर ऑपरेट होता है, इसलिए R134A के लिए डिज़ाइन शुदा कंप्रेसर में R601 का गैस प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, जबकि इसी तरह R134A का गैस R601 के कंप्रेसर के अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 से 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई हैं, जिसमें पहली चीज़ कि R601 गैस को अंडर वैक्यूम चार्ज करना चाहिए। अगर अंडर वैक्यूम नहीं होगा और 0 PSI से ज़्यादा चार्ज होगा तो इससे या तो कूलिंग इफेक्ट बहुत कम पैदा होगा या फिर कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि रेफ्रिजरेटर यूनिट की फ्लशिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस यूज़ करना चाहिए। अगर फ्लशिंग किसी और चीज़ से किया जाएगा तो यूनिट के चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि R601 गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होने की वजह से इसको आग के शोलों और चिंगारियों से दूर रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। Until to next video, bye bye.